नमस्कार मित्रों। एग्रीकल्चर या एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज जो शीर्षक हम अध्ययन करने वाले हैं वो शीर्षक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम मोटा मोटा पढ़ चुके थे कि कृषि प्रसार के लक्ष्य क्या होंगे, कृषि प्रसार के सारांश क्या होने चाहिए, क्या आधार होना चाहिए। इसी के आगे हम पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कृषि प्रसार के बारे में। तो सबसे पहले हम पुनः परिभाषा को दोहराते हैं कि कृषि प्रसार क्या है। कृषि प्रसार वह शिक्षा है, कृषि प्रसार वह शिक्षा है जिससे, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जिससे ग्रामीण जनता के ज्ञान, कार्य की क्षमता, समझ एवं मनोवृत्ति जिसको अंग्रेजी में एटीट्यूड भी कहते हैं, एटीट्यूड में इस आशय से परिवर्तन लाया जाए। कि वह प्रयत्नशील होकर अपने जीवन स्तर में अस्थायी उन्नति ला सके। क्योंकि बिना जनता के स्वयं प्रगतिशील होते हुए भी उनके जीवन स्तर में हम अस्थायी उन्नति नहीं ला सकते हैं। और इसी के संबंध में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा भी था कि नथिंग इज गुड which is not self chosen, no determination is valuable, which is not self determination। यानी कि जो वस्तु स्वयं द्वारा नहीं चुनी जाती है वो अच्छी नहीं लगती है, और जो निर्णय स्वयं द्वारा नहीं लिया जाता वह निर्णय निरर्थक होता है। तो अगर हम परिभाषा के तौर पे हम लें तो कृषि प्रसार की परिभाषा इस प्रकार होती है
कि कृषि प्रसार वह शिक्षा है जिससे ग्रामीण जनता के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, समझ और मनोवृत्ति में इस आशय से परिवर्तन लाया जाए कि वह प्रयत्नशील होकर अपने जीवन स्तर में अस्थायी उन्नति ला सके। क्योंकि बिना जनता के स्वयं प्रयत्नशील होते हुए भी उनके जीवन स्तर में कोई स्थायी उन्नति नहीं लाया जा सकता। और इसी के संबंध में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि नथिंग इज ए गुड विच इज नॉट सेल्फ चूजन, नो डिटर्मिनेशन इज वैल्यूएबल विच इज नॉट सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी जो वस्तु स्वयं द्वारा नहीं चुनी जाती वह अच्छी नहीं होती है, और वह निर्णय जो स्वयं द्वारा नहीं लिया जाता है वह हमको निरर्थक लगता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो कृषि प्रसार का उपयोग किस तरह से लिया जा सकता है किसकों के मानव जीवन में और उनकी जीवन में सुधार हेतु। तो लेते हैं कृषि सेवा प्रसार, या हम इस प्रकार कर लें, कृषि प्रसार सेवा, कृषि प्रसार सेवा। अब सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि यह जो कृषि प्रसार सेवा है जो हमारे द्वारा दिए जाना है वो किन किन माध्यमों से दिया जाना है और इनसे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले किस हेतु दिया जाना है, तो कृषि प्रसार सेवा तो कृषि संबंधी नए ज्ञान की व्यवस्था हेतु, किस लिए? प्रथम हो गया कृषि संबंधी नए ज्ञान की व्यवस्था हेतु। इसके बाद कृषि संबंधी नए ढंग की व्यवस्था हेतु। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु। चौथा क्या है? कृषि संबंधी शिक्षा की व्यवस्था हेतु, आगे बढ़ेंगे हम। तो अब इतना समझ गए होंगे कि कृषि प्रसार सेवा में इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसका उपयोग क्यों करेंगे? कृषि प्रसार सेवा का उपयोग हम क्यों करेंगे? ग्रामीण जनता के ज्ञान में परिवर्तन हेतु, ग्रामीण जनता के ज्ञान में परिवर्तन हेतु। दूसरा, ग्रामीण
जनता के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन हेतु, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन नहीं लाएंगे और वो अपने पुराने भाव में ही रहेगा, पुराने मनोभाव में रहेगा, तो नए परिवर्तन लाना संभव नहीं है और ना ही उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अच्छी स्थिति बनने वाली है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण जनता के कार्य करने के ढंग में परिवर्तन हेतु। चौथा है ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति में परिवर्तन हेतु, यानी कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि कृषि प्रसार सेवा में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले होगा ग्रामीण जनता के ज्ञान में परिवर्तन किया जा सकता है, ग्रामीण जनता के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन लाया जा सकता है, ग्रामीण जनता के कार्य करने के ढंग में परिवर्तन लाया जा सकता है, एवं उन लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है कि जिससे उनके जीवन स्तर में नए ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सुधार हो सके, वो और अपना जीवन स्तर सुधार सके। आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य, इन सभी का लक्ष्य सॉरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम अंततः लक्ष्य तो इसका इस प्रकार है कि हम जिस व्यक्ति को किसी प्रसार से जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन हो, उसकी क्षमता बढ़े, समझ बढ़े, मनोवृत्ति बढ़े, मनोवृत्ति में सुधार हो, वह अपने पुराने मनोभाव से बाहर निकल कर अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठा सके। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है। अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या आधार चाहिए? भाई, हम किसी व्यक्ति को अगर हम जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया के स्वरूप हम उस व्यक्ति को गुजारेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति में हम सुधार लाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के मन में हमको परिवर्तन लाने के लिए कुछ बातें आत्मसात करानी होंगी। जैसे ग्रामीण मनुष्यों का स्वयं में विश्वास जगाना। कैसे? विश्वास। अभी तक उस ग्रामीण व्यक्ति को यह नहीं पता है, जिस व्यक्ति पे हम जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मेरी भी ये क्षमता है। तो सबसे पहले हमारा मुख्य कार्य होगा कि हम उस व्यक्ति के मन में विश्वास जगा सकें कि नहीं, तुम भी कर सकते हो, जिसको अंग्रेजी भाषा में विल पावर कहते हैं। बौद्धिक आधार पर हम उसको मानसिक रूप से सपोर्ट कर सकें, उसको ये समझा सकें उस व्यक्ति को कि आपके जीवन में बदलाव तभी आ सकता है जब आपका स्वयं में विश्वास हो। दूसरा, ग्रामीण मनुष्यों का सहभागिता में विश्वास। सहभागिता या प्रजातंत्र,
में विश्वास होना चाहिए। अब इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, तो हम उसको मनुष्यों की सहभागिता से भी जोड़ते हैं, प्रजातंत्र से भी जोड़ते हैं। इस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए गांव में कुछ एक ऐसा कार्य होना है जिससे सामूहिक रूप से सभी को लाभ होना है। अब जब हम उसमें सभी व्यक्तियों को सहभागी बनाएंगे, तो जो कार्य एक दिन में होना था वो कार्य हमारा 1 घंटे में हो जाएगा। जो कार्य 10 दिन में होना था उदाहरण स्वरूप, वो काम हमारा 1 दिन में हो जाएगा। तो ग्रामीण मनुष्यों के मन में यह भावना भी जगानी है कि सहभागिता भी कृषि प्रसार का एक आधार है, कि सहभागी होने से किसी कार्य को जल्दी और अच्छे तरीके से कार्य किया जा सकता है। तीसरा, ग्रामीण मनुष्यों को विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से जोड़ना या टेक्नोलॉजी के प्रति विश्वास जगाना। यह स्थिति इस प्रकार बनती है कि जब हम जिन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, वो मूल धारा से हटे हुए हैं। किस प्रकार से मूल धारा से? कि एक समाज है, मान लीजिए समाज है, और ये समाज में एक बिंदु पर विकास की बयार बह रही है, और इसमें विभिन्न अवरोध हैं। विभिन्न अवरोध क्या है? मनुष्य प्रकार से अवरोध हैं, जो स्वयं लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उसके पश्चात यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके पश्चात यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर इस विकास की बयार नहीं पहुँच पा रही है, तो यहाँ के लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे मनुष्यों के अगर हम जोड़ना चाहते हैं, तो उनके मन में विज्ञान, चूंकि उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, कोई उनको ज्ञान नहीं है, तो इनको जोड़ने के लिए अगर हम इनके मन में सबसे पहले हमको विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के प्रति, या इन सभी को विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के प्रति इनके मन में विश्वास जगाना होगा, जिससे हमारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला, अपितु इसके उपयोग से हमको लाभ की ही प्राप्ति होगी, हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा। तो मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो ग्रामीण मनुष्यों का स्वयं में विश्वास, ग्रामीण मनुष्यों का प्रजातंत्र में विश्वास या जन सहभागिता में विश्वास, ग्रामीण मनुष्यों का विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में विश्वास, ये मूल व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम कृषि प्रसार में या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद हुई आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम प्रसार को इस प्रकार से देखें कि प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ कार्य किया जा सके। और इस प्रकार से भी हम प्रसार को ले सकते हैं कि प्रसार एक स्कूल से बाहर की शिक्षा पद्धति है या शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें उम्र का, यानी कि अगर हम किसी विद्यालय में शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ एक उम्र की व्यवस्था होती है कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक, यानी प्रौढ़ शिक्षा या अन्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इस प्रसार स्कूली रूपी व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि प्रसार एक स्कूल से बाहर की शिक्षा की व्यवस्था है या पद्धति है, जिसमें बूढ़े बड़े युवा सभी कार्य करने के द्वारा सीखते हैं। यह सरकार द्वारा दी गई एक सहयोगात्मक और संबंध स्थापित करने की व्यवस्था है, जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था करती है। इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन में विकास करना है।
और हम प्रसार को अगर हम देखें तो प्रसार एक कार्यक्रम और पद्धति भी है। क्या है? प्रसार एक कार्यक्रम व पद्धति है। क्या है? पद्धति है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को सहायता दी जाती है। क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। दी जाती है किस लिए दी जाती है? यानी अगर हम इसको लेंगे तो प्रसार एक कार्यक्रम और पद्धति है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को सहयोग दी जाती है। किस लिए? जिससे वो जीवन स्तर सुधार सके, जीवन स्तर में अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण बदलाव ला सकें, अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण बदलाव ला सकें, बदलाव ला सकें। अब ये किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले अगर वो कृषि से जुड़े हैं तो क्या करें, वो इससे क्या लाभ प्राप्त कर सकें कि कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकें, उत्पादन को बढ़ा सकें। ठीक है। और यह करने के पश्चात ही उनके सामान्य जीवन स्तर में ही सुधार होगा। अगर सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है तो सबसे पहले आपके पास धन होना चाहिए। धन किस प्रकार से आएगा? धन इस प्रकार से आएगा कि हमारे अंदर स्किल डेवलप होगी, हम नई चीज़ें सीखेंगे, हम पुराने मानसिक अवरोध से बाहर निकलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए वैज्ञानिक चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रथम दृष्टया हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो प्रत्यक्ष रूप से हमको लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे हम हमारे उत्पादन बढ़ेगा और हमको अच्छे मूल्यों की प्राप्ति भी हो पाएगी। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं के आधार पर प्रसार को अगर हम देखें तो प्रसार इस प्रकार से है कि प्रसार एक कार्यक्रम तथा पद्धति है, क्योंकि प्रोसेस से अभिप्राय टू प्रोसीड, अर्थात धीरे धीरे आगे बढ़ना है। प्रसार का उद्देश्य भी जनता के को स्वयं की इच्छा से ही उसके विकास के लिए तैयार करना तथा उससे कार्य कराना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों से सबसे पहले संपर्क स्थापित करके उनकी वर्तमान दशा, यानी जो दशा उनकी है, उनकी वर्तमान दशा के प्रति असंतोष उत्पन्न किया जाना चाहिए। नहीं तो अगर हम किसी व्यक्ति को कह दें कि नहीं, आपको 10 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है और आप इसमें संतुष्ट रहिए, तो व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस व्यक्ति को हमको आगे बढ़ाना, उसके अंदर एक जिज्ञासा, भूख, समाज से उसको जोड़ना चाहिए, ताकि उसको भी लगे कि प्रतिस्पर्धा की होड़ होनी चाहिए उसके भीतर, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो जिससे वे नए कार्यक्रम को शीघ्र ग्रहण कर सकें और उनके अंदर इच्छा जागृत हो। और पुराने ज्ञान के प्रति असंतोष होना आवश्यक है। यदि उसके मन में पुराने ज्ञान के प्रति असंतोष नहीं रहेगा तो वो नए ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। और जब उसके मन में पुराने ज्ञान के प्रति संतोष रहेगा, उसके अंदर एक भावना रहेगी कि ये जो ज्ञान मेरे पास पूर्ववत है, पहले से है, इस ज्ञान में कुछ कमी है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे नए ज्ञान के संबंध में जानने का प्रयास करेगा। और यह एक कृषि प्रसार अधिकारी या कृषि प्रसार करने वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो प्रदर्शन आदि के माध्यम से ही भी जनता की भावनाओं में बदलाव लाने का प्रयास करे, और बाद में वही कार्य वो जनता से कराए। जिस व्यक्ति के मन में या जिन समूह के मन में वो बदलाव लाना चाहता है, जिन समूह के लिए वो प्रसार का कार्य करना चाहता है या कार्य कर रहा है, तो उनकी भी सहभागिता का उपयोग ले, जिससे उस व्यक्ति के ऊपर धीरे धीरे वो व्यक्ति जिनके जीवन में बदलाव लाना है वो विश्वास कर सके, और जनता नए ज्ञान को प्राप्त करके अपना अस्थायी विकास प्राप्त कर सके। ये सब कार्य धीरे धीरे चलने वाले कार्य हैं, और इस कारण
प्रसार को पद्धति की संज्ञा दी गई है। जो पद्धति शब्द का उपयोग किया गया है कृषि प्रसार के लिए या प्रसार के लिए, वो इसीलिए किया गया है कि बदलाव धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे चलने के साथ साथ जनता का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करने की आवश्यकता है, या कि वार्तालाप का जो आधार है उसको रखने के कारण कुछ कार्यक्रम जैसे कृषि संबंधी या गृह विकास संबंधी और स्वास्थ्य विकास संबंधी आदि होने के कारण कृषि प्रकार को कार्यक्रम की भी संज्ञा दी गई है। कि अगर हम इसको एक कार्यक्रम के तौर पे देखें, पद्धति से अलग हटके अगर हम इसको कार्यक्रम के तौर पे देखें, तो इसमें कार्यक्रम की भी मूल भावना समाहित होती है। जैसे कृषि संबंधी, गृह विकास संबंधी और स्वास्थ्य विकास संबंधी कार्यक्रम के तौर पे अगर हम इसको जोड़ते हैं, तो ये हम तीनों जगह अलग 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 विकास की भावना जगाते हैं। और प्रसार एक दोराहा प्रवाह है जिसमें वैज्ञानिक जो होते हैं वो ज्ञान ग्रामीण जनता तक उनकी समस्या के आधार पर पहुंचाते हैं, और वैज्ञानिक संस्थाएं इसका उपचार इस प्रकार करती हैं कि सबसे पहले उन व्यक्तियों के मन में जिसके लिए इस प्रसार की व्यवस्था की गई है, ये भावना होनी चाहिए कि हमारी समस्याओं का समाधान इन्हीं के माध्यम से हो सकता है, अन्यथा वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं। और यह एक लगातार चलने वाली पद्धति है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सीखते हैं। शिक्षक इस प्रकार सीखता है कि सामान्य रूप से जिन व्यक्तियों को जीवन में हमको बदलाव लाना है, सामान्य रूप से वो किस प्रकार अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं अपने स्तर पे, और उसमें हमारे द्वारा क्या कैपेबिलिटी डाल करके या क्या अच्छी चीज़ें डाल करके उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो दाता एवं ग्राही की भावना दोनों व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। जो कृषि प्रसार का कार्य करता है और जो लाभान्वित हो रहा है, उन दोनों के भीतर दाता एवं ग्राही की भावना होना आवश्यक है। तभी दोनों लोग समान रूप से एक दूसरे के प्रति अच्छे संबंध स्थापित करके और लाभान्वित हो सकते हैं। और प्रसार को हम केवल मात्र ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए उपयोगी नहीं मान सकते। इसको इस प्रकार से भी लिया जाना चाहिए कि ग्रामीण जीवन तो उपयोगी है ही, साथ साथ इससे हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे परिवार के जीवन स्तर में सुधार होने की अपेक्षाकृत उचित व्यवस्था इसके माध्यम से बनाई जा सकती है। यानी प्रसार में उन्नतिशील ज्ञान जो होता है जनता तक तथा जनता की समस्या अनुसंधान केंद्रों तक भी पहुंचाई जाती है, क्योंकि जब तक जनता की समस्या का हल नहीं होगा और नया ज्ञान जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक जनता प्रयत्नशील नहीं होगी। क्योंकि हमसे आपसे वो तभी जुड़ेगी जब उसको लगेगा कि इनके द्वारा इस कार्य से हमको जोड़ा जा रहा है और इससे हमको ये लाभ की प्राप्ति होगी, तभी वो हमसे जुड़ेगा और तभी उसका विकास संभव है। यानी जैसे इस लैब टू लैंड एक व्यवस्था बनाई गई थी कि लैब में कोई चीज हमने जनरेट की और उसको हमने क्या किया, लैंड यानी प्रक्षेत्र में जाकर उसको अप्लाई करा दिया। कोई नई खोज हुई, नए बीज का आविष्कार हुआ, नया कोई उपकरण आया, उससे किसान को लाभान्वित कराना। सबसे पहले हमको लैब टू लैंड प्रोग्राम के तहत भी एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि उसको कृषक के प्रक्षेत्र में उतारकर उससे पहले होने वाले लाभों को उसके बताया जाए, तभी वो इस चीज के प्रति आकर्षित होगा और उसको अंदर अपने भीतर समाहित करेगा। मूल रूप से अगर देखें तो जनता का विकास करने के लिए जनता को प्रयत्नशील बनाया जाना चाहिए, जिससे उसका लगातार और अस्थायी विकास हो सके। क्योंकि हम धक्का देकर, डांट कर, फटकार कर उसको, किसी छोटे बच्चे को हम एक 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के भीतर लिए उसके मन में कुछ ऐसी भावना जगा सकते हैं। लेकिन जब हम उस व्यक्ति को सपोर्ट करके, उसका सहयोग करके उसके मन में ये भावना जगा दे कि मेरे अंदर व्हील पावर है और मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो वो कार्य व्यक्ति अपने आप कर लेगा। और इसमें मूल रूप से शिक्षा का होना अति आवश्यक है। शिक्षा का होना, कार्यक्रम तथा पद्धति का होना, अनुसंधान केंद्रों से ज्ञान को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का
अनुसंधान केंद्रों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम जनता की समस्या को, जैसे मान लीजिए हमने कि जनता की समस्या को जान ली और हम उसका निराकरण करने में सक्षम नहीं है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समस्या को अनुसंधान केंद्रों तक पहुंचाएं अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जिससे कि उस समस्या का उचित निराकरण निकल सके। और जब हम उसका उचित निराकरण निकाल करके जमीनी स्तर पे ले आ करके उस लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को अगर उससे लाभान्वित करेंगे, तो उसके मन में हमारे प्रति एक विश्वास की भावना भी जागेगी। वो हमारे पर विश्वास करेगा और लाभान्वित होने का प्रयास करेगा। और कृषि प्रसार में शिक्षा के जो गुण होने चाहिए, अगर हम गुण की बात करें कृषि प्रसार में शिक्षा के गुण, तो क्या होने चाहिए? शिक्षा के गुण क्या होने चाहिए? शिक्षण एक निश्चित पद्धति है जिससे एक निश्चित योजना, पद्धति एवं साधनों की आवश्यकता होती है। प्रसार में भी कार्यक्रम एक निश्चित योजना अनुसार ही बनाया जाता है। शिक्षण से मनुष्यों के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, ज्ञान कार्य करने की क्षमता और मनोवृत्ति, ये कुछ एक मुख्य बिंदु हैं जिनमें जो किसी प्रसार में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, मनोवृत्ति। इन बिंदुओं के आधार पर हम कृषि प्रसार में व्यक्तियों के जीवन में उचित बदलाव लाते हैं। तो ज्ञान, कार्य एवं करने की क्षमता एवं मनोवृत्ति में बदलाव लाकर, उचित बदलाव लाकर हम उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे शिक्षण के बिंदु हैं, शिक्षा के गुण होने चाहिए। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अगर उन्हें हम पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, तो इनके गुण ये होने चाहिए कि हमको उस पाठ्यक्रम में ये समाहित करना चाहिए कि जिससे उनके जीवन में अच्छे बदलाव आ सकें। और इसके संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा भी था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एजुकेशन इज नथिंग बट satisfaction is soul. Satisfaction is soul. यानी क्या कहा था? एजुकेशन इज नथिंग, एजुकेशन कुछ नहीं है, बस सेटिस्फैक्शन इज सोल। अपनी आत्मा में जितना अधिक संतुष्ट है वह व्यक्ति उतना अधिक शिक्षित है। और यदि शिक्षा को डिग्री के तौर पे हम लें और डिग्री लेने के पश्चात भी अगर वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह शिक्षित है। ये बहुत बड़ी बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही थी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से संतुष्ट है, उसको लगता है कि मेरे भीतर कार्य करने की क्षमता है, मेरे भीतर अच्छी मनोवृत्ति है, मैं ज्ञान को अपने भीतर जल्द ही समाहित कर लेता हूँ, तो वो व्यक्ति संतुष्ट है अगर तो वो शिक्षित है। और किसी व्यक्ति को अगर डिग्री प्राप्त हो गई है और वो अपने कार्य से या कार्य करने की क्षमता से अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति अशिक्षित की कैटेगरी में आएगा, दायरे में आएगा। अब इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी अ मैन। यानी कि हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है और शक्तियों का भंडार भी है। इस छुपी हुई पूर्णता एवं शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने के साधन को ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। यानी अगर आप जामवंत की भूमिका में हैं, किसकी भूमिका में? जामवंत की भूमिका में, जामवंत की भूमिका,
रामायण में जामवंत जी की भूमिका बहुत बड़ी थी। अगर आप जामवंत की भूमिका में हैं, यानी कि अगर आप उसके भीतर छिपी हुई समाहित शक्तियों का अगर उसे एहसास करा पा रहे हैं और जामवंत जी की भूमिका में हैं, तो आप एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता हैं। क्या है? अच्छे प्रसार कार्यकर्ता है, अगर ये गुण आपके भीतर है। और एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता के भीतर ये गुण होता है कि वो लाभान्वित वाले होने वाले व्यक्ति के मन में ये भावना का जागरण करे कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम्हारे अंदर विल पावर है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक क्षमता है। उससे वो व्यक्ति क्या होता है, स्वाभाविक रूप से उसकी मूल वृत्ति में बदलाव आने लगता है। मूल वृत्ति में बदलाव इस प्रकार आता है कि उसके अंदर ये भावना आती है कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ में है, क्यों नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन उसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को जामवंत की भूमिका में आना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं कि किसी प्रसार या प्रसार को हम मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, एक होता है क्लासरूम एजुकेशन। यानी कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है। शिक्षा पहला कैसे? प्रसार शिक्षा, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। दूसरा संस्थागत शिक्षा, संस्थागत शिक्षा, जिसको क्लासरूम एजुकेशन कहते हैं। अब अगर हम प्रसार शिक्षा की बात करें, प्रसार शिक्षा, क्या प्रसार शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम की चलाई जाती है। और अगर हमको पाठ्यक्रम बनाना भी है तो हम एक छोटे समूह के लिए उस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्याएं, हर व्यक्ति की जिज्ञासा अलग अलग है। और ये एक अनौपचारिक शिक्षा के तौर पे होता है, क्योंकि प्रसार का कार्य मनुष्यों की आवश्यकताओं तथा साधनाओं के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि एक पाठ्यक्रम हमने बना दिया तो उसी पाठ्यक्रम के आधार पे हम सबको पढ़ाएंगे। यहाँ कोई बच्चों को हम मूल एजुकेशन थोड़ी देना है हमको। यहाँ पे हमको उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। तो सबसे पहले हमको उनकी आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम अगर बनाना है तो बनाएंगे, अन्यथा की दशा में मौखिक तौर पे उनको हम या उसको उसमें समाहित होकर के आत्मसात करके हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे यह शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम के चलाई जाती है, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा है ये, क्योंकि प्रसार का कार्य मनुष्यों की आवश्यकताओं तथा साधनाओं के अनुसार होता है और इसका कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं होता। इसमें सीखने वाले प्रायः अपनी इच्छा से सीखते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। और सीखने वालों की रुचि होती है, क्योंकि उनको लाभान्वित होना है। मुझे पता है कि ये ज्ञान प्राप्त अगर मैं कर लूँगा तो मुझे ये लाभ प्राप्त होगा, तो उनकी सीखने की रुचि भी होती है। क्षेत्र इसका सीमित है, कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है कि इनको जो ज्ञान दिया जाएगा वो इस सीमित क्षेत्र में ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उसी समस्याओं के अनुरूप उनको लाभान्वित करना है। और शिक्षा का विकास जनता की सब प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना है, जो जनता के विकास के लिए आवश्यक हो। सीखने वाले किसी भी आयु, किसी भी धर्म, किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति आ सकते हैं प्रसार शिक्षा में। और यहाँ शिक्षक का मुख्य कार्य जनता की समस्या का सबसे पहले अध्ययन करना है। सबसे पहले प्रसार का जो शिक्षक है उसके भीतर सबसे पहले भावना होनी चाहिए
कि वो व्यक्ति जनता की समस्याओं का अध्ययन करे, अध्ययन करने के पश्चात उन समस्याओं का हल निकाले। समस्याओं का हल कब निकालेगा? समस्याओं का हल अध्ययन करने के पश्चात। सबसे पहले उसको समस्या समझनी चाहिए, और इसीलिए इसको अनौपचारिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के भी कहते हैं। अगर हम मूल सार के रूप में लें तो प्रसार शिक्षा के बारे में, तो प्रसार शिक्षा एक अविरल शिक्षा है, ये कंटिन्यूअस चलने वाली व्यवस्था है, एक शिक्षा का कोई अंत नहीं है। प्रसार शिक्षा में उम्र की कोई सीमा भी नहीं है। प्रसार शिक्षा जरूरी नहीं कि आपके विद्यालय में हो, कॉलेज से बाहर की शिक्षा है, और इसको इसीलिए कहा जाता है इट इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्या कहते हैं? इट इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, यानी ये कॉलेज से बाहर की, विद्यालय से बाहर की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था है। प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता होती है ना, वो आवश्यकताओं पर लक्षित होती है, यानी उस व्यक्ति को जो आवश्यकता है उसके आधार पर प्रसार शिक्षा को लक्षित किया जाता है कि उसको ये व्यक्ति ये सुधार चाहिए, तो हमको उसी के हिसाब से वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और प्रसार शिक्षा जीवन का बहुत ही व्यवहारिक और जीवंत संबंध रखने वाला या उससे ज्ञान प्राप्त करने वाली व्यवस्था होती है। क्योंकि हम उसके जीवन के बारे में सुधार ला रहे हैं, तो हम उसके प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन पे हम एक अपेक्षित प्रहार करके, एक उनकी मूल भावनाओं में प्रहार करके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। और प्रसार शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से लाभार्थी निरक्षर हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इस शिक्षा का मूल भावना जो होती है, शिक्षा की मूल भावना जो है वो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है, यानी करके सीखना। इसकी मूल भावना है करके सीखना, यानी अगर हमको सीखना है तो कोई कार्य हम पहले करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको मोटरसाइकिल कार चलानी है तो हम पहले उसको वो किताब में पढ़ लें तब उसको सीख पाएंगे। नहीं, हमको रोड पर गाड़ी लेकर निकलनी पड़ेगी, उसको हम करेंगे तब हम सीख पाएंगे। यानी जैसे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एक कोट्स है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड था, और इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा में कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में ग्रामीण नेतृत्व का सक्रिय सहयोग भी होना चाहिए। कैसे? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और तीसरा इवैल्यूएशन। यानी प्लानिंग, यानी हमको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ये समस्याएं हैं, इसके तहत हम ये प्लान बनाएंगे, तभी इसमें हम सुधार ला सकते हैं। फिर क्या होगा? प्लान बन गया यहाँ पर, फिर एग्जीक्यूशन। अब हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। फिर जब हमने ये एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, उसके पश्चात हम इसको इवेल्युएट करेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कमाई 10 रुपए था, और हमने उसकी कुछ समस्याएं थी, और समस्याओं के आधार पे हमने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद उसको उसके जीवन में एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट के पश्चात
वो काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था, उसी में कुछ अच्छे तरीके से बदलाव लाके वो निरंतर काम कर रहा है। अब जो एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के पश्चात हमको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमने इतनी सारी व्यवस्थाएं जो की, जो इतना एग्जीक्यूशन काम किया, उसके पश्चात उसके इस 10 रुपए जो पहले कमा रहा था उसके में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, वो 10 रुपया 11 हुआ कि 15 हुआ कि 20 हुआ, तो इवेल्युएट करेंगे हम। तो देखेंगे कि वो 10 वाला अभी क्या कर रहा है, अभी वो 12 रुपए तक पहुंच पाया है। तो हम फिर क्या करेंगे, एवोल्यूशन के पश्चात ये अध्ययन करेंगे कि इसमें अन्य क्या-क्या कमियाँ रह गई हैं और इसमें क्या-क्या सुधार की गुंजाइश है, जिससे कि इस व्यक्ति की आय को 12 से उठा करके सीधे दुगना किया जा सके या उस व्यक्ति की अपेक्षा के अनुसार किया जा सके। तो इस प्रकार से जो एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा है, उसका इस तरीके से उपयोग होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अन्य व्यक्तियों के साथ इसको साझा किया जाना चाहिए तो शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसको एग्री साइंस एकेडमी के रूप में हम जानते हैं। और इसी प्रकार हम आगे आने वाले समय में अन्य मुख्य बिंदुओं को भी, अच्छे बिंदुओं को भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।